अपने पड़ाव का तमाम सामान खच्चरों पर लाद कर रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने नंबर 2 को कहा कि वो थाई हमराहियों को बता दे कि वापसी पर हम मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें मेजो कबाइल से तसादुम का कोई खदशा न हो। 2 घंटे के सफर के बाद हम पहाड़ की उतराई में पहुंच गए। हमारे सामने अब वो पहाड़ था जिसकी दूसरी जानिब का हिस्सा बांग्लादेश की हुदूद में था। मैंने मेजू कबाइल के अचानक हमले से बचने के लिए कैसर के साथियों और थाइयों की 2-2 की टोलियां बनाकर उन्हें काफिले के चारों जानिब फैल कर चलने, चौकन्ना रहने और खास तौर पर दरख्तों पर निगाह रखने का कहा। यहाँ पर दरख्त बहुत कम थे लेकिन पहाड़ की बुलंदी घने दरख्तों से अटी पड़ी थी। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। यहाँ भी एक तंग सी पगडंडी थी। शम्स ने बताया कि ये इलाका मेजू कबाइल के छोटे छोटे रिहायशी झोंपड़ों के सिवा बिल्कुल गैर आबाद है और ये पगडंडी भी उन्होंने अपनी आमदोरफ्त और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बनाई है। ये बड़ी पगडंडी है और आइंदा रास्ते में इससे कई पगडंडियां निकलती हैं जो उनके झोंपड़ों तक जाती हैं, लिहाजा हमें बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ना होगा। शम्स ने मुझे 2 ऐसी बातें बताई जिनके मुतालिक मैंने पहले सुना तो था लेकिन उसे महज गप समझते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया था। पहली बात तो ये थी कि इस पगडंडी के आसपास इतने जहरीले बिच्छू होते हैं जो एक खास पत्थर पर डंक मारकर उसे चूर चूर कर देते हैं। उसी पत्थर के चूरे को मकामी शराब में हल करके मेजू अपने तीरों पर लगाते हैं जिससे ये तीर इस कदर जहरीले हो जाते हैं कि इंसान या जानवर ये तीर लगने से चंद मिनटों में ही हलाक हो जाता है। वो पत्थर सांप की शक्ल के एक पौधे के बिल्कुल करीब होता है। इसी पत्थर की वजह से वो पौधा भी इस कदर जहरीला हो जाता है कि अगर हाथ से उसे छू भी लें तो बिच्छू के डंक जितना दर्द होता है। इस पौधे के साथ ही पालक के पत्तों से मुशाबे एक दूसरा पौधा लगा होता है जिसके पत्ते को हाथ पर मलने से दर्द फौरन जाता रहता है। दूसरी बात ये थी कि इस पहाड़ पर बल्कि इस पगडंडी पर कहीं न कहीं पारस पत्थर मौजूद है। पारस की खूबी यह है कि अगर कोई धात इससे छू जाए तो फौरन खालिस सोना बन जाती है। इस पत्थर को बहुत तलाश किया गया लेकिन वो न मिला। अलबत्ता अक्सर ऐसा हुआ है कि खच्चरों के नाल इस पत्थर के छूने से सोने के बन गए। इसीलिए खच्चरों के मालिक इस तरफ आते हुए अपने खच्चरों को मोटे और वजनी लोहे के नए नाल लगवाते हैं। मैं भी इसी पत्थर की तलाश में इस पगडंडी पर कमोबेश 8-9 मरतबा आ चुका हूँ, शम्स ने शर्माते हुए बताया और अपनी दस्ती छड़ी दिखाई जिसका निचला हिस्सा ठोस लोहे का बना हुआ था। उसकी ये बात सुनकर मुझे याद आया कि खच्चरों के मालिक हर 15-20 कदम चलने के बाद अपने खच्चरों के नाल क्यों देखते थे। बहरहाल इस सफर के दौरान पारस पत्थर किसी को न मिला और न लोहे की कोई चीज सोना बनी। इस पहाड़ की चढ़ाई पर हमारा 2 मरतबा मेजू मर्द, औरतों और बच्चों से सामना हुआ। हमें कोई मुहिम जू समझते हुए और उनकी जबान बोलने वाले मजदूर की जबानी हमारे पुरअमन होने का सुनकर उन्होंने हमें खामोशी से आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। मैंने उनके बच्चों को खुराक के 2-4 टिन दिए तो शम्स बोला कि ये खुराक इन पर जाया न करें। पहाड़ की दूसरी जानिब मोरंग और मग कबाइल के सरदार टिन फूड बहुत पसंद करते हैं और हमें रांगा माटी जाने के लिए उनकी मदद दरकार होगी। उन सरदारों के लिए मैंने पहले से ही ढेर सारे सिगार और नकली मोतियों के हार और जेवर खरीद लिए थे। अब टिन फूड भी उनके लिए महफूज रखने का फैसला किया। चढ़ाई पर जाते हुए हमारे रास्ते में दर्जनों चश्मे आए जिनका मीठा और यख पानी पीकर बहुत लुत्फ आया। इस पहाड़ पर चढ़ते हुए दूसरी शाम को हमसे कुछ फासले पर एक चट्टान पर एक हिरन खड़ा दिखाई दिया। अभी मैं उसे अच्छी तरह देख भी न पाया था कि हमसे आगे चलने वाले कैसर के एक साथी ने उस पर फायर किया। हिरन उछला और धड़ाम से गिरकर लुढ़कता हुआ हमारे सामने आन गिरा। मैंने जल्दी से उसे अपने खंजर से ज़िबाह किया। नजदीक ही एक निस्बतन साफ जगह पर हमने पड़ाव किया। कैसर के साथियों ने पूरा हिरन आग पर भूना। इस सफर के दौरान ये हमारा पहला हलाल शिकार था। तीसरे रोज शाम के वक्त हम पहाड़ की बुलंदी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से ढलवानी रास्ता शुरू होता है। अब हम बांग्लादेश में दाखिल होने वाले थे। किसी भी पहाड़ की चोटी पर दरख्त नहीं होते। मैंने पहाड़ के बांग्लादेशी जानिब एक जरा हमवार चट्टान पर रात को पड़ाव करने का फैसला किया। जल्द ही वहां हमारा कैंप लगा दिया गया। हम सब बहुत ज्यादा थके हुए थे और यही हाल खच्चरों का था। खच्चरों के मालिकान डेमोगिरी से मुतवक्के सफर के दौरानिये का अंदाजा करते हुए उनके लिए खासी मिकदार में भूसा और चने हमरा लाए थे। रास्ते में पड़ने वाले चश्मों से हमने पानी का भी खासा जखीरा इकट्ठा कर लिया था। खासी सर्दी और तेज हवा के बावजूद लकड़ियां चुनकर आग जलाई गई और थाइयों और कैसर के साथियों ने अलग अलग अपना खाना तैयार किया। जहां पर हमने पड़ाव किया था वहां से नीचे जाने के लिए कोई पगडंडी वगैरह मुझे दिखाई न दी तो मैंने शम्स से दरियाफ्त किया। शम्स ने कहा कि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक बड़ा चश्मा आएगा और उसके पानी की गुजरगाह के साथ साथ हम नीचे जाएंगे।
इस चश्मे में कई और चश्मे और बरसाती नालों का पानी शामिल हो जाता है और मूरंग कबीले तक पहुंचते पहुंचते ये एक पहाड़ी नदी की सूरत इख्तियार कर जाता है। यही नदी मग कबीले के पास से गुजरती हुई रांगा माटी तक जाती है और थोड़ा और नीचे जाकर कप्ताई के करीब दरियाए करनाफली में जा गिरती है। करनाफली दरिया इतना बड़ा है और गहरा है कि चिटागोंग की बंदरगाह इसी दरिया पर वाक़ है और हर किस्म के छोटे बड़े जहाज इस बंदरगाह तक आते हैं। ये दरिया तकरीबन 7 मील आगे पतंगा के मकाम पर समंदर में शामिल होता है। जुग्राफियाई लिहाज से बंदरगाह बहुत महफूज लेकिन दिफाई और जंग के लिए इंतहाई गैर महफूज है। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भारत के सिर्फ एक फ्रेगेट और एक क्रूजर के अलावा 2 मिसाइल बोट्स ने इस बंदरगाह को मफलूज करके नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया था, क्योंकि वो करनाफली दरिया के समंदर में गिरने की जगह पर खड़े थे। इलावा अज़ीं भारतीय बमबार जहाजों ने बंदरगाह पर बमबारी करके एक कार्गो जहाज डुबोया था और दरिया का पार्ट चौड़ा न होने के सबब डूबे हुए जहाज की वजह से दूसरे जहाजों का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। हत्ता कि पाकिस्तानी नेवी की गन बोट्स भी इसी के बायस दौरान जंग अपनी जगह से हरकत न कर सकी। इधर बंदरगाह पर असलहे से लदे हुए जहाजों पर गद्दार बंगालियों ने काम करने से इनकार कर दिया और जो बंगाली पाकिस्तान के वफादार थे उन्हें निहायत बेदर्दी से हलाक कर दिया। पहाड़ से नीचे उतरने का कोई रास्ता न था। उमूदी चट्टानें, नोकीले पत्थर और छोटी मोटी झाड़ियां हमारे रास्ते में हायल थीं और बारिश और नम आलूद हवा के बायस हमें उतरने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। 10-15 फुट उतरने के लिए हमें सैकड़ों गज दूर जाकर ऐसी जगह मिलती जहां से हम खच्चरों समेत नीचे जा सकें। हम और खच्चर बार बार फिसल रहे थे। बाज जगहों पर तो खच्चर ने इतना तंग किया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे और उन्हें धकेलते धकेलते हम हलकान हो गए। शाम ढलने तक हम बमुश्किल 100 फुट नीचे जा सके। बड़े चश्मे का अभी दूर दूर तक कोई निशान न था। हमारा गाइड शम्स ऐसी ही एक चट्टान से उतरते हुए अपने कदम न जमा सका और लुढ़कता हुआ चट्टान से नीचे जा पड़ा। उसकी टांग तो टूटने से बच गई लेकिन पैदल चलने से वो कासिर हो गया। हमने उसे खच्चर पर बिठाया और अब वो खच्चर पर बैठे हुए हमें गाइड करते हुए नीचे उतरने की हिदायत देने लगा। घने जंगलात अभी हमसे खासे दूर थे। ढलती शाम में अगर हम जंगलात तक पहुंच जाते तो जंगली जानवरों से बचाव का मसला पैदा हो जाता। लिहाजा मैंने इन्हीं चट्टानों में से एक चट्टान को रात के पड़ाव के लिए मुंतखब किया और खाने पीने की जरूरत से फारिग होकर हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। कुतुब नुमा के मुताबिक हम जुनूब को जा रहे थे, लेकिन क्या हम सही जगह से नीचे उतर रहे थे इसका इल्म सिर्फ शम्स को था। मैंने शम्स से जब कुरेद कर पूछा तो वो आए बाएं शाएं बकने लगा। मुझे उसकी बातों से कुछ शक हुआ तो मैंने उसे कहा कि हमें अभी भी सही बता दे कि वो कभी मूरंग और मग कबाइल तक खुद गया है। अगर झूठ बोलोगे तो उसकी और हमीद की टांगें तोड़कर यहीं फेंक जाएंगे। मेरी वार्निंग सुनकर और गुज़श्ता सफर के दौरान मेजू कबाइल से मेरा सख्त रवैया देखकर वो बोला, जनाब पहाड़ की चोटी तक तो मैं कई बार आ चुका हूँ और मेरे साथियों ने मुझे मूरंग और मग कबाइल तक जाने के लिए इसी इलाके में एक बड़े चश्मे का बताया था। मैं खुद उस तरफ पहले कभी नहीं गया। इस गलत बयानी की मैं माफी चाहता हूँ। शम्स तो ये बात कहकर खामोश हो गया, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो गया। हम पहाड़ की ढलवान पर, जहां आगे कोई आबादी न थी और पीछे मेजू कबाइल का खतरा था, आइंदा रास्ते से नावाकिफ पे आसरा पड़े थे। मैंने कैसर को जब ये सूरत हाल बताई तो वो गुस्से पर काबू न रख सका और शम्स की अच्छी खासी ठुकाई कर दी। कैसर का गुस्सा भी हक बजानिब था। सिर्फ मेरे कहने पर वो अपने साथियों को अपनी जमानत पर हमरा लाया था और उनकी बखैर आफियत वापसी उसकी जिम्मेदारी थी। दुश्मनों से लड़ते हुए मारे जाना और बात थी, लेकिन गाइड की गलत बयानी के सबब रास्ता खोकर सिसक कर मरना किसी तौर हमें कबूल न था। बहुत सोच विचार के बाद बिल आखिर ये फैसला हुआ कि सुबह कैसर के 3 मुसल्ला साथियों, मेजू जबान जानने वाले मजदूर के हमरा उनकी किसी बस्ती में जाएंगे और खुराक और पैसों का लालच देकर किसी मेजू को हमरा लाएंगे जो हमें सही रास्ते पर डाल सके। अगले रोज सुबह ही मजदूर के हमरा कैसर के 3 साथी लड़के चले गए। उनके पीछे ही मैंने 2 और मुसल्ला लड़कों को उन्हें कवर देने के लिए भेजा। दोपहर ढलने तक 5 लड़के और मजदूर, एक जवान और एक उधेड़ उम्र मेजू के हमरा वापस लौटे। मेजू तो चूंकि पहाड़ी रास्तों से गुजरने के आदी थे, उन्हें तो ये सफर बिल्कुल महसूस न हुआ था, जबकि सब लड़कों के दम फूले हुए थे। उन्होंने बताया कि $50 के इवज ये दोनों मेजू हमें मूरंग कबीले तक छोड़ आएंगे। इन मेजुओं के चेहरों से ही गुर्बत, अफलास और भूख दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें खाने के लिए टिन फूड के 2 डिब्बे दिए। उन्होंने मजदूर की ज़बानी बताया कि अगर हम उनके कदम ब कदम तेज चल सकें तो गहरी रात होने तक मूरंग कबीले तक पहुंच सकते हैं, वरना एक रात रास्ते में पड़ाव करना पड़ेगा। हमने रास्ते में पड़ाव करने वाली बात मानकर
उसी वक्त अपना कैंप उखेड़ा और खच्चरों पर सामान लाद कर मेजुओं की रहनुमाई में फिर पहाड़ पर चढ़कर मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो मजदूर से बार बार कुछ पूछ रहे थे। उनकी गुफ्तगू में जब कई बार डॉलर का लफ्ज सुनाई दिया तो मैंने मजदूर की जबानी उन्हें कहा कि मैं उन्हें 50 नहीं बल्कि 60 डॉलर दूंगा, बशर्ते कि वो हमें सहल और सही रास्ते से ले जाएं। इनामी 10 डॉलर का सुनकर वो इतने खुश हुए कि बार बार कदम बोसी के अंदाज में मेरे सामने झुक जाते। मुझे रह रहकर इन मेजुओं का ख्याल आ रहा था जो हमारे हाथों हलाक हो गए थे। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने हम पर इसलिए हमला किया था कि हमारा सामान ले सकें। मैं सोच रहा था कि भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। जमाना कदीम में जितनी भी जंगें लड़ी गईं वो खुराक और पानी के हुसूल के लिए थीं। आर्यन यूरोप से निकले तो बर्रे सगीर में आ गए। इस नकल मकानी की वजह क्या थी? सिर्फ सामान खुर्दोनोश का हुसूल। चंगेज खान, हलाकू और बहुत सारे दूसरे हमला आवर सिर्फ इसी मकसद के पेश नजर लड़ते भिड़ते तबाही और बर्बादी का सबब बने। खुद मेरी अपनी मिसाल भी यही थी। इस मुहिम को सर करने के पस मंजर में राजा से किए हुए वादे के साथ साथ मेरी अपनी अबतर माली हालत भी थी। जुल्म तो वो करते हैं जो बेअंदाजा दौलत और वाफिर वसाइल रखने के बावजूद मजीद और मजीद के चक्कर में ऐसे फंसते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, और उनका अंजाम जाती उमरा के उन लोहारों जैसा होता है जो अपने जामे से इतने बाहर निकल आए थे कि पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज होकर सारी मुल्क की दौलत को चट करने के बाद भी उनका पेट न भरा और वो मुल्क के अमीरुल मोमिनीन और बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगे। अफगानिस्तान में भी बच्चा सक्का इसी तरह अचानक ही मुल्क का बादशाह बन बैठा था, लेकिन जल्द ही अपने अंजाम से दो चार हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि इन जैसे 9 दौलतियों की मौत चाहे तबई ही हो कैसी इबरतनाक और तकलीफ दे होगी। बड़े बड़े महल्लात, कारखाने और फैक्ट्रियां बनाने वाले जब मरने के करीब होते हैं तो उन्हें बखूबी इल्म होता है कि 6 फुट लंबी तंगो तारीख कब्र ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होगी, और ये महल्लात, फैक्ट्रियां, कारखाने और मुल्की और गैर मुल्की बैंकों में जमा अरबों खरबों रुपए यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जायदाद पर तो उनकी नालायक औलाद काबिज होकर ऐशो इशरत में पड़ जाएगी। गैर मुल्कों में जाली नामों से जमा हुई दौलत बैंक वालों की मिल्कियत बन जाएगी, और सही नाम से भी इस दौलत को जमा करने वालों के वरसा भी शायद ही उसे हासिल कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो के स्विस बैंकों में रखे 58 मन सोना और करोड़ों डॉलर अभी तक उसके वरसा को नहीं मिले। ये डॉलर भुट्टो की हुकूमत के दौरान लिबिया के सरबराह मुअम्मर कज़ाफी ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के लिए बतौर इमदाद दिए थे, जिसे भुट्टो ने स्विट्जरलैंड में अपने जाती अकाउंट में जमा करवा दिया। 58 मन सोना पाकिस्तान में कासिम भट्टी और दूसरे स्मगलरों से पकड़ा गया। अयूब खान और याह्या खान के दौर में ये स्टेट बैंक में रहा, लेकिन भुट्टो के दौर में अचानक गायब हो गया। इन तमाम बातों को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक भटका हुआ इंसान भी राह रास्त पर आ जाए तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। दोनों मेजू हमें पहाड़ की बुलंदी पर वापस ले जाकर मशरिक की जानिब चल पड़े। तकरीबन 1 मील फासला तय करने के बाद हम फिर ढलवान में उतरे। ये खुश्क और बेआबो गया पहाड़ी हिस्सा था। हमारे आगे अब एक जंगल था जिसमें बनी एक पगडंडी साफ दिखाई दे रही थी। मेजुओं ने बताया कि इस जंगल में दरिंदे और सांप, अजदहा वगैरह कसरत से हैं, इसलिए मोहतात रहें। पगडंडी पर आगे आगे मेजू अपने भाले थामे और पीछे हम अपना लोडेड असलहा हाथों में लिए चल रहे थे। हमारे काफिले में खच्चर अब दरमियान में थे और उनके पीछे थाई और आगे हम। यूं ही चलते हुए हमें बड़ा चश्मा दिखाई दिया। मेजुओं ने कहा कि हम चश्मे के शुरू में ही अगर शब बसरी के लिए अपना कैंप लगा लें, क्योंकि जंगली दरिंदे इसी चश्मे के पानी की गुजरगाह से अपनी प्यास बुझाते हैं, इसलिए ये जगह निस्बतन बेहतर और महफूज है। हमने वहीं पर एक मुनासिब जगह देखकर अपना कैंप लगाया। हमारे पास खाने के लिए टिन फूड था और अब हमारे काफिले में 2 मेजू भी शामिल थे। टिन फूड को मैं मूरंग और मख कबाइल के लिए महफूज रखना चाहता था। मैंने मजदूर से कहा कि इन मेजुओं से पूछे कि यहाँ हमें कुछ शिकार वगैरह मिल सकता है। मेजुओं ने कहा कि 2 राइफल बरदार हमारे साथ जंगल में चलें। इस बार कैसर के 3 साथी उनके साथ जंगल में गए। आध घंटे के अंदर ही हमें 2 फायरों की आवाज आई और थोड़ी देर बाद दोनों मेजू एक नील गाय को घसीटते हुए ले आए। कैसर के 2 साथियों ने नील गाय देखकर फायर किए थे और तीसरे ने उसे ज़िबाह किया। इतनी जल्द शिकार मिलने पर तीनों खुशी से उछल रहे थे। थाइयों ने हस्बे मामूल इतने अरसे में लकड़ियां जमा कर ली थी। खूब सेर होकर हमने भुना हुआ गोश्त खाया। मैंने पहले की तरह थाई और कैसर के साथियों की 3 टोलियां बनाई जिन्हें रात को बारी बारी पहरा देना था। हम जल्द ही सो गए। मैंने निगरान पहरेदारों को मेजुओं पर खास तौर पर निगाह रखने को कहा। इस सब इलाके में जंगल का कानून चलता था
और मेरी हालत ऐसी थी कि सफर के दौरान माजी के वाकयात को पेश नजर रखते हुए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। सुबह 8 बजे हमने अपना पड़ाव का सामान खच्चरों पर लादा। शम्स भी एक खच्चर पर बैठ गया और हमारा काफिला चश्मे के बहाव के साथ साथ मूरंग कबीले की तरफ रवाना हुआ। हमारे दोनों मेजू गाइड्स के मुताबिक हमें शाम ढलने से पहले कबीले के मरकज में पहुंच जाना था, जहां सरदार की रिहाइश थी, वरना सारा कबीला तो अतराफ में चारों तरफ फैला हुआ था। मुझ समेत मेरे तमाम हमराहियों का इस अनोखे और अजीबो गरीब रिवायात के हामिल कबीले में जाने के शौक के बायस एक्साइटमेंट से बुरा हाल था। मगरबी फिल्मों में अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कदीम कबाइल के बारे में खासा कुछ देख चुके थे, लेकिन एक कदीम कबीले में जाने और बचश्मे खुद उनके रस्म रिवाज देखने का हम सब का ये पहला मौका था। मेजू गाइड्स ने मजीद इनाम की लालच में सफर के दौरान हमें इस कबीले के अदब व आदाब के मुताल्लिक मजीद कई बातें बताईं। अब हम घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने तमाम हमराहियों को जंगली परिंदों और सांपों से बचने के लिए चौकन्ना रहने की सख्ती से तलकीन की। ढलवान में जाने के बायस चश्मे के पानी की रवानी में खासी तेजी आ चुकी थी और पत्थरों भरे पाट में पानी पत्थरों से टकराता और झाग बनाता हुआ तेजी से बह रहा था। मेजगों ने हमें बताया कि जब तक फिल हकीकत किसी को जान का खतरा न हो, हम फायर न करें। मूरंग कबीले के अकीदे के मुताबिक तमाम जंगली जानवर काबिल एहतराम हैं और शिकार के लिए तो हरगिज हरगिज किसी जानवर या परिंदे को ना मारें। शम्स, जो अब तक रास्ता जानने की गलत बयानी और कैसर की ठुकाई करने के बायस चुप था, बोला कि इस कबीले में सदियों पहले एक बुद्ध बख्शू आया था जिसने बीमार सरदारों का कामयाब इलाज करके अपनी इज्जत और तौकीर बना ली थी। उसी के प्रचार के बायस ये कबीला बुद्ध मजहब का पैरोकार हो गया। सरदार के मरने के बाद जो दूसरे सरदार आए वो रफ्ता रफ्ता बुद्ध मत से दूर होते गए। बुद्ध मजहब के मुताबिक किसी किस्म का गोश्त खाना या जानवरों को हलाक करना मना है। जंगलों में रहना और गोश्त से परहेज, परिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज का शिकार होना और उन्हें जिंदा रहने देना उनके लिए मुमकिन न था। अब इस कबीले की हुदूद में जानवरों और परिंदों का शिकार महज इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि मुरंग इसे गैर लोगों की मदाखलत और अपनी जरूरियात की खुराक में कमी समझते हैं। मुझे तो यकीन है कि सरदार ने आपको खुशामदीद कहा तो ज़ियाफत में आपके लिए भी शिकार ही पेश करेगा। ऐसी सूरत में आप ये कीजिएगा कि सरदार को कहें कि जिंदा जानवरों और परिंदों को हम खुद हलाल करेंगे। अभी शम्स की बात खत्म भी ना हुई थी कि हमें दूर से नक्कारा बजने की आवाज आई। मेजगों ने बताया कि हमें देख लिया गया है और कबीले के अतराफ में बसे मूरंग सरदार को हमारी आमद की इत्तला दे रहे हैं। वो बोले कि आप अपना असलहा सामान में छुपाएं और सिर्फ छोटा असलहा मसलन पिस्टल, रिवॉल्वर वगैरह तैयार हालत में अपने पास रखें। मूरंग अब जंगल में छुपकर आपका पीछा करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम मुंह से ऐसी आवाजें निकाल कर पीछा करने वालों को मूरंगों में बता दें कि आप लोग पुरअमन हैं और सरदार से मिलना और उसे तहाइफ पेश करना चाहते हैं। मेजुओं की बात सुनकर मैंने उन्हें इजाजत दे दी कि मूरंगों को हमारी आमद और सरदार से मिलने का मकसद बता दें। हम यूं ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक मेजुओं ने अपने हाथ मुंह के गिर्द रखकर अजीब किस्म की ऊंची आवाजें निकाली। थोड़ी देर में ही जंगल से भी ऐसी ही आवाजें आईं। चंद मर्तबा आवाजों के तबादले के बाद जंगल से एक एक करके 4 आदमी हमारे सामने आ गए। उनके रंग गंदुमी और नाकें चपटी थी। जिस्म और चेहरों पर उन्होंने मुख्तलिफ रंग लगाए हुए थे और उनके पास तीर कमान और भाले थे। उनके जिस्म नंगे थे और कमर के गिर्द बंधी छाल और दरख्तों के पत्ते सत्रपोशी की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैं शम्स के खच्चर के साथ साथ चल रहा था। शम्स सरगोशी में बोला कि कमर के गिर्द बंधी छाल के पत्ते सत्रपोशी के लिए नहीं बल्कि हसीन दिखाई देने के लिए बांधे गए हैं। मेरी हैरानी की वजह कुछ और थी। मैं ये सोच रहा था कि ये नंगे जिस्म इतनी सर्दी कैसे बर्दाश्त करते हैं। मेरे सवाल के जवाब में शम्स बोला कि बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसे नंगा रखा जाता है। इंसानी जिस्म को कुदरत ने ये खूबी अता की है कि चाहे कुतुब शुमाल का बर्फानी हिस्सा हो या मिडल ईस्ट के सहराओं की गर्मी, इंसानी जिस्म सबका आदी हो जाता है। मूरंग अब मेजुओं के साथ चल रहे थे। उनमें कुछ बात हुई तो मूरंगों ने मुंह से कुछ आवाजें निकाली। इन आवाजों के बाद मैंने नोट किया कि नक्कारों की ताल में फर्क आ गया। ये फर्क यकीनन हमारे पुरअमन होने और सरदारों से मिलने की ख्वाहिश का पैगाम था। चश्मे के पानी की गुजरगाह के दूसरी तरफ जहां भी दरख्त कम थे या काट दिए गए थे, मैंने खास अंदाज के बने हुए झोंपड़े देखे जिनके बाहर नंग धड़ंग औरतें और बच्चे खड़े हमें देख रहे थे। शम्स ने कहा कि ये सब मूरंग कबीले के लोग हैं और सिर्फ इसी वक्त ये छाल और पत्ते पहनते हैं जब कहीं जाना हो। शम्स मुझे कबीले के रस्म रिवाज के मुतालिक बताना चाहता था। मुझे उसकी यावा गोई ज्यादा पसंद न आई।
मैंने उसे कहा कि तुम तो ऐसे बढ़ कर बातें कर रहे हो जैसे इन कबाइल में खासा अरसा रह चुके हो, हालांकि तुम तो बता चुके हो कि तुम इस तरफ कभी भी नहीं आए। खामोश रहो वरना खच्चर की सवारी छोड़कर पैदल चलना पड़ेगा। मेरी इस वार्निंग पर शम्स बिल्कुल खामोश हो गया और जहां तक मुझे याद है उसने मुझसे फिर कभी डायरेक्ट बात करने की हिम्मत ना की। उधर मेजुओं ने गालिबन मूरंगों को बता दिया था कि मैं सालार काफिला हूँ। मूरंग मेरे पास आए, फौरन अपने भाले और तीर कमान मेरे सामने रखकर अपनी गर्दनें झुकाकर खड़े हो गए। मेजुओं ने मजदूर की जबानी मुझे कहा कि मैं उनके भाले और तीर कमान उठाकर उनके हवाले कर दूं। काफिले के सरदार यानी मेरे सामने उन्होंने हथियार डालकर इताअत गुजारी और दोस्ती का मुजाहरा किया था, और उनके हथियार वापस लौटाकर मैं उनकी इताअत गुजारी को कबूल करूंगा। मैंने उनके हथियार उठाकर उन्हें दिए तो वो खुश होकर घुटनों के बल बैठकर तालियां बजाने लगे। करीब 2 घंटे के मजीद सफर के बाद चश्मे की गुजरगाह की दूसरी तरफ एक खास बड़े रकबे को दरख्तों से साफ करके तकरीबन 200 झोंपड़े बने हुए थे। एक झोंपड़ा बहुत बड़ा और 2 झोंपड़े बाकियों की निस्बत बड़े थे। दौरान सफर चश्मे के पानी में कई और चश्मे शामिल हो चुके थे, लेकिन पानी की गहराई 2 फुट से ज्यादा न थी। एक जगह जहां निस्बतन ज्यादा पत्थर थे, हमने पानी को अबूर किया। मुरंगों ने झोंपड़ों के सामने एक खुली जगह की तरफ इशारा करते हुए हमें कहा कि यहाँ पड़ाव करें, और मेजुओं के जरिए मुझे बताया कि सरदार शाम को सूरज ढलने के बाद हमें शर्फे बारियाबी बख्शेगा। हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती